हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोल्ड वार, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध। यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में जो कोल्ड वार का दौर रहा है एक ऐसा दौर रहा है, और स्पेशली आप याद कीजिए कि जब 1962 में क्यूबा में यूएसएसआर ने यह कोशिश की कि वहाँ पे मिसाइल लगाया जाए, इसको ले करके लगा कि नहीं थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। लेकिन थैंक्स टू कैनेडी, थैंक्स टू क्रुश्चेव कि दोनों ने समझदारी दिखाई और थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। लेकिन इस कोल्ड वार को समझने के लिए हमें 1962 से पहले जाना होगा, और जाना होगा कहाँ? सेकेंड वर्ल्ड वार में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार को समझे बिना न तो हम कोल्ड वार को समझ सकते हैं, न ही 20वीं शताब्दी का जो सेकेंड हाफ है यानी 1950 से लेकर के 2000 तक की जो पॉलिटिक्स है उसको समझ सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आप कोल्ड वार को हटा देंगे, जो अभी कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अभी समझ में नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक लैंडमार्क है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में, और आप जानते हैं कि जर्मनी ने 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके बाद दो गुट बने। एक जो गुट था वह था जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एलाइड फोर्सेस, मित्र देश थे, और दूसरे को हम बोलते हैं धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर्स। तो ये दो गुट बने। अब इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहा था अमेरिका या यूएसए जिसको बोलते हैं। इसके साथ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यही अलग अलग होंगे और इन्हीं के बीच शीत युद्ध शुरू होगा। लेकिन इस दौरान ये एक साथ हैं। फिर यहाँ यूके यानी ब्रिटेन था और फ्रांस, जो मेजर पावर हैं उनको हम लिख रहे हैं, बाकी दोनों के साथ दर्जन भर देश थे। इधर मुख्य रूप से 3 देश थे। एक जर्मनी जो इनका लीडर था, फिर जापान और इटली। ये 3 मुख्य देश इधर थे और इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बाद आप जानते हैं कि अगस्त 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त, उसकी समाप्ति हो गई। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो एंडिंग है सेकेंड वर्ल्ड वार की वही कोल्ड वार की बिगिनिंग मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने कोल्ड वार को जन्म दिया और जिसने एक गुट में रहने वाले सोवियत संघ और अमेरिका को अलग कर दिया। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो पहली चीज़ जो हुई वह यह कि जर्मनी जो था, जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया। आपको याद होगा कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने क्या कर दिया था, हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, तो जर्मनी का सरेंडर हो गया। दूसरा इटली भी अप्रैल में सरेंडर कर चुका था, अप्रैल 1945 में, क्योंकि हिटलर से पहले 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी की सरेआम हत्या कर दी गई थी, उसको पकड़ा गया था और फिर उसको गोली मार दी गई थी। तीसरी जो बात हुई वह यह कि अब बचा था कौन, जापान। और जापान के बारे में यह सोचा जा रहा था कि अब जापान भी अगस्त में सरेंडर कर देगा, लेकिन उसके सरेंडर से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी 6 अगस्त को। और 6 अगस्त को क्या हुआ आप जानते हैं कि हिरोशिमा और 9 अगस्त को
नागासाकी पर अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराया और यहीं से सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई। इसलिए बदलनी शुरू हुई कि जब ये सवाल उठा कि भाई जब जापान सरेंडर करने वाला था तो आखिर अमेरिका ने आक्रमण क्यों किया। इस प्रश्न के उत्तर में अमेरिका और उसके साथियों का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार जल्दी से समाप्त हो जाए और जो एलाइड फोर्सेज हैं यानी जो मित्र राष्ट्र हैं उनके जन और धन की कम से कम हानि हो। लेकिन इसका दूसरा पक्ष था, दूसरा पक्ष जो यूएसएसआर की तरफ से था वह यह कि एक्चुअली जापान पे अमेरिका ने इसलिए बम नहीं गिराया कि सेकेंड वर्ल्ड वार जल्दी से समाप्त हो जाए, क्योंकि जापान तो सरेंडर करने वाला था। तो इसके पीछे का जो मंतव्य था वह क्या था। पहली चीज़ तो ये थी कि जो सोवियत संघ था यूएसएसआर को एशिया में रोकना। एशिया में रोकने का मतलब कि सोवियत संघ के प्रभाव को एशिया में रोकना था। क्यों? क्योंकि पूर्वी यूरोप और जर्मनी विभाजित हो रहा। आप जानते हैं कि पूर्वी जर्मनी पे सोवियत संघ ने कंट्रोल किया, पश्चिमी पे जो एलाइड फोर्सेस थी उसने। तो अमेरिका और उसके साथियों ने सोचा कि यूरोप में तो आधा यूरोप सोवियत संघ कब्जा कर ही चुका है, तो इसको एशिया में रोका जाए और इसलिए जापान के ऊपर बम गिराया जाए। और बम किस चीज़ का प्रतीक था? यूएसए ने यह घोषित किया कि हमारे पास एटॉमिक पावर है और अब हम क्या हैं, अब हम दुनिया की सर्वोच्च शक्ति हैं, सुपर पावर हैं। और इस चीज़ ने, इस घटना ने कुछ चीज़ों को जन्म दिया। क्या? पहली चीज़ तो ये कि अविश्वास, सोवियत संघ को अमेरिका पर अविश्वास उत्पन्न हुआ। दूसरी चीज़ ये कि अविश्वास के कारण असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। और असुरक्षा की भावना इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जो एटॉमिक बम का जो रहस्य था वह ब्रिटेन को तो मालूम था। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ तो शेयर किया कि भाई हम बम बना रहे हैं और हम इसको अब जापान पे गिराएंगे, लेकिन इसको छुपा कर रखा गया। किससे? सोवियत संघ से। तो फिर इस असुरक्षा ने किसको जन्म दिया? प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया और इसके कारण क्या शुरुआत हुई? शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो यह थी पृष्ठभूमि जिसके कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब एक सवाल उत्पन्न ये होता है कि इसे हम कोल्ड वार क्यों कहते हैं? वार का कोल्ड होना समझ में नहीं आया। तो यहाँ आप देखिए कि दो तरीके के वार होते हैं, एक हॉट वार और दूसरा कोल्ड वार। हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब हॉट वार को उदाहरण से समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि इजराइल और ईरान की सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही थी, हथियार का यूज हो रहा था। इसको हम क्या बोलेंगे? गर्म युद्ध या हॉट वार। उसके पहले आपने देखा कि पाकिस्तान और भारत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत लड़ रहे थे और आप उधर देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गर्म युद्ध या हॉट युद्ध। तो यह क्या होता है? यह डायरेक्ट होता है, सीधे होता है। इसमें हथियार का यूज होता है, सेनाएं आमने सामने युद्ध करती हैं। लेकिन कोल्ड वार में ऐसा नहीं होता। कोल्ड वार में इनडायरेक्ट युद्ध होता है, संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। और इसमें हथियार सीधे यूज नहीं, तो सेनाएं सीधे काम नहीं करती, बल्कि इसमें प्रचार का उपयोग किया जाता है, प्रोपगंडा का उपयोग किया जाता है, जासूसी की जाती है, कूटनीति की जाती है, इसमें सैनिक घेराबंदी की जाती है। तो सीधे न लड़ करके आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का यह दिमागी युद्ध भी है और जिसमें विचारधारा का भी इस्तेमाल किया जाता है। विचारधारा कि हमारी जो विचारधारा है यानी पूंजीवाद बढ़िया है तो दूसरा कहेगा कि नहीं साम्यवाद बढ़िया। तो इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कुछ परिभाषाओं को, और मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड में यदि आप कोल्ड वार को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो वह ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो 2-3 परिभाषाएं हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहली है एम एस राजन की।
एम.एस. राजन का ये कहना है कि जो कोल्ड वार था वह शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम था। यानी जो अमेरिका और जो सोवियत संघ थे, जो दो अलग अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके बीच क्या हो रहा था, एक प्रकार से पावर स्ट्रगल हो रहा था, या अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए दोनों संघर्ष कर रहे थे, जिसका परिणाम क्या हुआ, कोल्ड वार हुआ। पंडित नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो कोल्ड वार है वह प्राचीन शक्ति संतुलन की अवधारणा, बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट था उसका एक नवीन रूप था। यानी पहले भी हमने देखा कि एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए यूरोप में लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन था, दूसरी तरफ जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, इधर जापान था, ऑटोमन एम्पायर था। तो ये क्या कह रहे थे, ये बैलेंस ऑफ पावर के लड़ रहे थे, और उसी का ये एक नया फॉर्म था। नया फॉर्म ये था कि अब उनकी जगह जो पुराने एक्टर थे, उनकी जगह दो नए एक्टर आए, जिसमें एक को हमने कहा कि यह सोवियत संघ है और दूसरे को हमने कहा कि यह यूएसए है। लेकिन इसको यदि हम जनरलाइज कर दें, जो प्रोफेसर मेनन कहते हैं, वो कहते हैं कि यह दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था। अब दो विचारधाराएं क्या थी, एक विचारधारा थी पूंजीवाद जो अमेरिका की थी और उसके साथियों की, और दूसरी साम्यवाद जो सोवियत संघ की और उसके साथियों की थी। यह दो पद्धतियों के बीच का संघर्ष था। क्या शीत युद्ध, दो पद्धतियां क्या थी, पूंजीवाद उदार लोकतंत्र का समर्थन करता है, तो पद्धति क्या थी, उदार लोकतंत्र, और इधर क्या थी, सर्वहारा की तानाशाही। तो ये दो पद्धतियां थी। उन्होंने कहा कि यह दो गुटों के बीच का भी संघर्ष था। तो दो गुट कौन थे, एक था नाटो, जिसका नाम आप बार बार सुनते हैं, ये 1949 में बना, और इसकी प्रतिक्रिया में बना वार्सा पैक्ट, और यह 1955 में बना। यह सोवियत संघ इसके पीछे था और इसके पीछे अमेरिका। दो राज्य कौन थे, जाहिर सी बात है, अमेरिका और सोवियत संघ। और शीत युद्ध जब अपनी पराकाष्ठा पे था, तो प्रोफेसर मेनन कहते हैं कि यह दो व्यक्तियों के बीच का भी संघर्ष था। एक तरफ थे स्टालिन और दूसरी तरफ थे जॉन फास्टर डलेस, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे यूएसए की। तो यह दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष था। दो राज्य कौन कौन थे, अमेरिका और सोवियत संघ। गुट कौन, नाटो और वार्सा। पद्धतियाँ कौन, उदार लिबरल डेमोक्रेसी और सर्वहारा की तानाशाही। और विचारधाराएं कौन थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। और जहाँ तक डलेस की बात है, तो उन्होंने तो इसको धर्म युद्ध कह दिया कि शीत युद्ध क्या था, एक प्रकार का धर्म युद्ध था, जिसमें बुराई के खिलाफ अच्छाई लड़ रही थी और असत्य के खिलाफ सत्य लड़ रहा था। लेकिन वह अलग तरीके की परिभाषा है। मेन चीज़ आप ये जानिए कि दो वर्ग हैं, दो गुट हैं, सोवियत संघ और अमेरिका का गुट, इनके बीच शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति को ही हम बिगिनिंग मानते हैं शीत युद्ध का। और समाप्त कब हुआ, 1991 में, जब सोवियत संघ की समाप्ति हो जाती है, उसका विखंडन हो जाता है। तो ये था शीत युद्ध या कोल्ड वार। मुझे लगता है कि आप मोटे मोटे समझ गए होंगे कि कोल्ड वार किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। एक दूसरा वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम कोल्ड वार के ओरिजिन के कारणों को डिटेल में जानेंगे, ताकि कोल्ड वार के बारे में आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।